नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष यादव और आप देख रहे हैं जॉब स्टोरी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीबीआई सब इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। इसके जॉब से रिलेटेड जितने भी पहलू हैं, आज हम उन सभी पहलुओं पर बात करेंगे कि भाई जो प्रोफाइल क्या होती है, यानी कि आपको डेस्क वर्क करना पड़ता है या आपको कोई एज ए सीक्रेट अंडर कवर जो दिखाते हैं टीवीओ के अंदर, फिल्मों के अंदर, उस तरह का काम होता है। क्या फोरेंसिक करनी होती है, जो प्रोफाइल का यानी कि लीगली एक्चुअल में है क्या। साथ ही हम बात करेंगे ट्रांसफर्स के ऊपर कि ट्रांसफ़र है या नहीं है तो किस हिसाब से है, कितने दिनों बाद है, रूलिंग क्या है, इन सब बातों पे। सैलरी के बारे में हम बात करेंगे, कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या अलाउंस है, साथ में क्या एक्स्ट्रा जो बेनिफिट एक सीबीआई के अंदर मिलता है वो क्या है। और इसी तरीके से हम बात करेंगे प्रमोशंस के ऊपर कि प्रमोशंस किस तरीके से हैं, सीनियरिटी बेसिस पे है या एग्जाम्स दे के हैं, और हम सब इंस्पेक्टर लग के कहाँ तक जा सकते हैं। इन सभी बातों पे हम बात करेंगे। तो अब बात करते हैं सीबीआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के बारे में। ये एक 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। एसएससी सीजीएल का पेपर पास करके आप इसे ले सकते हैं। अगर आपको एसएससी सीजीएल के बारे में जानकारी चाहिए तो एक अलग से वीडियो बनी हुई है, मैंने संपूर्ण डिटेल में उसमें समझाया हुआ है, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो आप पेपर पास कर लेते हैं। उसके साथ ही सीबीआई के द्वारा कुछ मापदंड रखे हुए हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड रखे हुए हैं, आपको उनको भी पार करना जरूरी है। जो मेन तो इसके अंदर एक तो हाइट है और दूसरा है चेस्ट। तो हाइट में मेल के अंदर इन्होंने रखा हुआ है 165 सेंटीमीटर हाइट मेल की होनी चाहिए और फीमेल की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही इन्होंने छूट दी हुई है, वो 5 सेंटीमीटर की है। वो है जो ट्राइबल में एरिया हो गया या हिल स्टेशन के जो लोग होते हैं, हिल मैन वगैरह, तो उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट भी है। चेस्ट में इन्होंने दिया हुआ है कि जो मेल के अंदर चेस्ट में है वो 76 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन होनी चाहिए। फीमेल के लिए इन्होंने कोई ऐसा नहीं रखा है। मैं आपको स्टार्टिंग में एक बात बता देता हूँ कि अगर आपने मान लो एसएससी के अंदर ये पोस्ट भर दी और आपको ये पोस्ट मिल भी गई, बट आप इन फिजिकल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई नहीं करते, यानी कि आपकी हाइट कम है या चेस्ट कम है, जो भी है, तो आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। आप यानी कि इसके फिजिकल स्टैंडर्ड में तो फेल हो, हाइट नहीं है आपकी, कुछ भी नहीं है तो, पर ऐसा नहीं कि आपको दूसरी पोस्ट मिल जाएगी तो वो पोस्ट आपको कोई भी नहीं मिलेगी, यानी कि वो सीजीएल आपसे छूट गया है। तो ध्यान से भरे इस पोस्ट को, क्योंकि इसके अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा हुआ है। तो आप मानते हैं कि आपने एसएससी क्वालिफाई कर लिया, आपको जो प्रेफरेंस में भरी थी सीबीआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट वो आपको मिल भी गई, आप सीबीआई सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गए। अपने जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो इनके थे सीबीआई के, वो भी आपने भाई कंप्लीट कर लिए। तो उसके बाद ये होता है कि जो एसएससी है वो आपके जो डोजियर होते हैं, डोजियर उनको बोलते हैं जिसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट्स होते हैं अब तक के, तो उन सभी डॉक्यूमेंट को डोजियर को वो सीबीआई हेडक्वार्टर को सेंड कर देती है। अब सीबीआई हेडक्वार्टर क्या करता है कि आपके पास तो जो भेजने थे भेज दिए, अब आपके डोजियर को सीबीआई ट्रेनिंग अकेडमी के अंदर जो गाजियाबाद में है वहाँ पे भेज देते हैं। अब जैसे ही गाजियाबाद में आपके डोजियर जाएंगे, गाजियाबाद वाले जो ट्रेनिंग अकेडमी वाले हैं वो क्या करेंगे, आपके पास एक ज्वाइनिंग लेटर भेजते हैं कि भाई इस तारीख को आप आइए और ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट होगी। तो उस तारीख को आपको अपना जो लेटर आता है वो लेटर लेके जाना होता है। 1-2 दिन लेट सेट भी आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई अगर उस दिन नहीं गए तो आपकी जो भी छूट जाएगी। तो आपकी गाजियाबाद में आप पहुंच गए, सब कुछ आपका कंप्लीट हो गया, तो अब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ट्रेनिंग लगभग 9 महीने की होती है, कुछ हफ्ते इसके अंदर कभी ज़्यादा और बढ़ाई दिए जाते हैं तो कुछ कम भी किए जाते हैं, और ये 3 फेस में ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा दौर होता है। हम एक डिटेल में बात करते हैं आप ट्रेनिंग के बारे में। भाई आपकी ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचे और ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक रूटीन बना हुआ होता है आपका, ऐसा नहीं कि भाई दिन में अपने हिसाब से। ट्रेनिंग सेंटर में एक ये बात होती है कि आपको ट्रेनिंग सेंटर के अंदर रहना पड़ेगा ट्रेनिंग में टाइम में, ऐसा नहीं है कि भाई आप बाहर रूम लेके रह लोगे। वैसे भी जो गाजियाबाद के अंदर है वो बहुत ही अच्छा और फर्स्ट क्लास एक मतलब कैंपस बना हुआ है 8 एकड़ का, बहुत सुंदर है। तो आपका वैसे मन भी नहीं करेगा तो आप वहाँ पे हॉस्टल बने हुए हैं, हॉस्टल में रहिए। आपको वहाँ पे सभी फैसिलिटीज़ जो दी जाएगी, मतलब गर्मियों में कूलर दिया जाएगा, गीजर दिया जाएगा, टेबल दी जाएगी, बेड दिया जाएगा, अच्छा खाना दिया जाएगा, स्पोर्ट्स इवेंट है, यानी कि जितनी भी ओवरऑल फैसिलिटी है वो आपको सभी दी जाएगी। साथ में कुछ एक रूटीन के बारे में बात करते हैं। तो रूटीन ये होता है कि आपको सुबह उठना होता है। सुबह उठ के सबसे पहले आपका जो एक फिजिकल टेस्ट होता है 40-45, सॉरी फिजिकल का जो एक होता है ना टाइमिंग होता है, एक्सरसाइजेज होती है, वो कराते हैं आपसे। 40-45 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज होती है आपकी स्टार्टिंग में। उसके बाद आपसे क्या कराते हैं, ड्रिल कराते हैं। ड्रिल क्या होती है कि जो आप चलते हैं ना, देखता होगा अपने लेफ्ट राइट वगैरह कि चलना कैसे है, वो एक, क्योंकि पुलिस है, सीबीआई भी एक पुलिस है, तो उसके अंदर एज ए पुलिस आपको सब कुछ ही थोड़ा बहुत करवाया जाता है। वो सिविल में मोस्टली रहते हैं, वो एक बात है, बट वो वहाँ पे वैसे पुलिस ही है, तो वो आपको ड्रिल भी सिखाई जाती है। सुबह ये 2 काम होने के बाद आपको ब्रेकफास्ट के लिए टाइम दे दिया जाता है 1 से 1.5 घंटा। तो आप ब्रेकफास्ट करने के बाद आप वहाँ से ब्रेकफास्ट कीजिए और तैयार हो जाइए अपनी क्लास के लिए। अपनी क्लास के लिए आप तैयार हो जाओगे तो ड्रेस के अंदर आपको एक ड्रेस का कोड होता है, उस ड्रेस कोड को पहन के, आप ड्रेस को पहन के आपको क्लास के अंदर जाया जाता है। तो आप जाते हैं तो लगभग 2 या 3 क्लास एक साथ होती है आपकी, यानी कि 45-45 मिनट के आसपास आपकी क्लास होती है। 45 से 1 घंटे के बीच में कुछ 15 मिनट का गैप मिलता है हर क्लास के बाद। 3 क्लास ऐसे हो जाती हैं। उसके बाद आपको 1 से 1.5 घंटे का लंच दिया जाता का टाइमिंग दिया जाता है। ये जो टाइमिंग है ये मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि सर्दियों में थोड़ा बहुत 1-2 घंटे आगे हो जाता है और गर्मियों में थोड़ा बहुत सर्दियों में पीछे हो जाता है और गर्मियों में आगे हो जाता है कि भाई लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास आपका 1-1.5 घंटे का लंच हो जाता है। तो भाई 1.5 घंटे का आप लंच करके आ जाओगे। उसके बाद आपकी फिर से शाम को 1 क्लास या 2 क्लास, क्योंकि वो रूटीन है वो बैच के हिसाब से चेंज होता रहता है, तो हम ये फिक्स नहीं कह सकते। या कोई भी अगर कोई सीबीआई में सिलेक्टेड होगा तो वो अपने हिसाब से अपना रूटीन बता पाएगा। पर जैसे मैंने बात हुई है तो
अलग अलग टाइम पे और अलग अलग बैच का अलग अलग रूटीन हो सकता है, ऑलमोस्ट होता है। तो मैं इसलिए उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो शाम को भी 1 से 2 क्लास आपकी हो जाएगी। उसके बाद आपका जो बहुत ही एक अच्छा इवेंट है वो है स्पोर्ट्स का, यानी कि दिन में आपने सुबह क्लास की, लंच किया, सुबह एक्सरसाइज की थी सबसे पहले आपने, और शाम को फिर क्लास की। उसके बाद आपको 1 डेढ़ घंटे का रेस्ट मिलेगा और शाम को आपको जो स्पोर्ट्स के लिए वो ग्राउंड में आ जाएगा। वहाँ पे भी आप मस्ती कीजिए और स्पोर्ट्स के लिए ऐसा नहीं है कि भाई स्पोर्ट्स के टाइम में आप रूम में रह जाओगे, आपको रूम में नहीं रहने दिया जाएगा। आपको ग्राउंड में, अगर आप नहीं खेलना चाहते ठीक है बैठ जाइए थोड़ा बहुत घूम के लिए, पर आपको ग्राउंड में अवेलेबल होना पड़ेगा। वैसे तो स्पोर्ट्स के बारे में बताना चाहूँ तो आपके वहाँ पे अच्छे अच्छे कोर्ट है, टेबल टेनिस कोर्ट है, फुटबॉल का है, बैडमिंटन का है, और भाई वॉलीबॉल का है, और क्रिकेट का है। रनिंग के लिए सिंथेटिक जो कोर्ट है वो बना हुआ है, वो देश में मतलब 11 ही है, तो उनमें से एक बहुत ही जो कहते हैं ना मतलब प्रीसियस लेवल का है, वो फुल फैसिलिटी आपको। तो इस तरीके से फिर शाम को आपको स्पोर्ट्स के बाद भाई 8 बजे आपकी रोल कॉल है। तो रोल कॉल उसको बोलते हैं हम जो सभी को इकट्ठा करते हैं, गिनती करते हैं, यानी कि आप उनमें गिनती करनी होती है कि सभी कैंडिडेट यहाँ पे है, सभी को इकट्ठा करते हैं। कोई भी मैसेज देना होता है या बताया जाता है तो रोल कॉल के अंदर भी मैसेज दे दिया जाता है कि कल से ये होगा या आप ये गलत कर रहे हैं या ऐसे, क्योंकि कैंडिडेट होते हैं बहुत सारे सिलेक्टेड नहीं, तो उन गलती भी करते हैं। तो गलतियों के लिए ऐसा है कि आपसे पनिशमेंट में फ्रंट रोल भी बनवाए जा सकते हैं और बैक रोल भी। ये सब फ्रंट रोल मतलब जो एक होता है कि आप सिर केवल पलाथी हमारी है, ये आपको पनिशमेंट के तौर पर दिया जा सकता है। और फिर 8 से 9:30 या जो भी 8:30 से 10 बजे इस टाइप के आसपास आपका जो लंच होता है वो लंच टाइमिंग डिनर टाइमिंग हो जाता है, और आप फिर डिनर कर लेते हैं रात को। तो इस तरीके से आपका पूरा दिन निकल जाता है। ये जो रूटीन होता है ये मंडे टू फ्राइडे होता है। सैटरडे आपका होता है वो हाफ डे होता है, आपकी क्लासेस लगती है। शाम को आप आउट पास लेके बाहर घूमने जा सकते हैं, पर संडे को फिर से रोल कॉल होती है तो उस टाइम आपको आना पड़ेगा। बट ये है कि आप वैसे बाहर भी नहीं जा सकते। अगर आपको बाहर जाना है ट्रेनिंग टाइमिंग में तो भी आपको आउट पास लेना पड़ेगा, जो आपके वहाँ पे अथॉरिटीज है, जो सीनियर्स है उनसे, जिसके भी अंडर जो आउट पास आते हैं। अगर आपको मान ली कोई बुखार है, कोई भी प्रॉब्लम है, और आप दिन में क्लास में भी नहीं जाना चाहते, या सुबह की ड्रिल में नहीं जाना चाहते, या फिजिकल एक्सरसाइज में नहीं जाना चाहते, तो वो भी मतलब आपको पास लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी कि मेरी ये प्रॉब्लम है, आपको दिखाना पड़ेगा, और वहाँ परमिट करेंगे तभी आप क्लास से छुट्टी मिल सकती है, अदरवाइज आपको क्लास में जाना भी कंपलसरी है। तो इस तरीके से एक बड़े ही वेल डिसिप्लिन में आपकी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होती है। साथ में आपको ये भी है कि भाई सेविंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हफ्ते में 7 दिन आपको सेविंग करनी पड़ती है। तो वेल डिसिप्लिन तरीके से सब कुछ चलता है और इस तरीके से आपकी ट्रेनिंग चलती है। आपकी जो ट्रेनिंग है वो 3 फेजेस में कराई जाती है वहाँ पे। तो इसके फर्स्ट फेज में क्या होता है कि फर्स्ट फेज के अंदर आपको सीआरपीसी और आईपीसी जितनी भी धाराएं हो जाती है, जो लीगली तौर तरीके हैं वो आपको बताए जाते हैं कि आपको कोई भी केस अगर आपको हैंडल करना है या रजिस्टर करना है या आपको इन्वेस्टिगेट करना है तो आप किस आईपीसी में कर रहे हैं, किस सीआरपीसी में कर रहे हैं, और आप किस किस दायरे में जाके उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट फेज के अंदर आपको ये बताया जाता है। सेकंड फेज के अंदर क्या होता है कि आपको थोड़ा पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद आपको थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल है वो नॉलेज दी जाती है। जैसे कि आपको 7 दिन के लिए रूरल, 7 से 10 दिन के लिए आपको रूरल पुलिस के साथ अटैच कर दिया जाएगा, यानी कि जो गांव में आप वो काम किस तरीके से करते हैं। और आप जब सीबीआई के अंदर जाएंगे तो आप ऐसे तो है नहीं कि भाई शक्तिमान हो, सब कुछ आपको नॉलेज होगी। आपको हेल्प तो लोकल पुलिस की लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो ऑलमोस्ट केस जो सीबीआई के अंदर आते हैं वो पुलिस से ही आते हैं, तो ट्रांसफर होकर फिर आते हैं, क्योंकि पुलिस सीबीआई के पास तो बहुत बाद में जाके केस पहुंचते हैं। ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। वैसे कुछ केस होते हैं जो सीबीआई डायरेक्ट हैंडल करती है। तो इस तरीके से आपको रूरल जो पुलिस है, लोकल पुलिस है, तो लोकल पुलिस के साथ आपको अटैच कर दिया जाता है। हफ्ता 10 दिन आप वहाँ पे उनकी कार्यप्रणाली सीखते हैं, कैसे वो काम करते हैं, क्या क्या उनके पास तरीके हैं, सोर्सेज क्या क्या होते हैं, केस को कैसे देखते हैं, लोगों से किस तरीके से डील करते हैं, उनकी क्या सीमाएं हैं, कितना वो गेन कर सक मतलब जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो ये सब आपको वहाँ पे ऑब्जर्व करना होता है और वहाँ पे सीखना पड़ता है। साथ ही फिर आपको क्या करते हैं कि 7 से 10 दिन के लिए आपको दिल्ली पुलिस के साथ भी अटैच कर देते हैं, क्योंकि लोकल पुलिस में तो आपको गाजियाबाद में या वहीं पे आसपास पे कहीं अटैच कर लेते हैं, पर दिल्ली पुलिस का थोड़ा सा एक हो गया अभी अलग से लेवल है। तो एक मतलब अलग उस तरीके से चलती है दिल्ली पुलिस, एक सेंटर की होगी, तो आपको 7 से 10 दिन के लिए दिल्ली पुलिस के साथ भी अटैच कर देते हैं। तो दिल्ली पुलिस के साथ भी आपको वही देखना पड़ता है कि स्पेशल सेल क्या काम करती है, क्राइम ब्रांच क्या काम करती है, साइबर सिक्योरिटी में वो क्या करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं, हैंडल करते हैं, सिक्योरिटी थ्रेड में वो कैसे काम करते हैं, वो सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करवाई जाती है, वो सब चीज़ें आपको सिखाई जाती है। साथ ही आपको 7 से 10 दिन के लिए सीबीआई के साथ भी अटैच कर दिया जाता है, ताकि आप जो बेसिक ग्राउंड नॉलेज है वो आप ले सके। उसके अंदर अच्छा ये है कि सीबीआई के जो हेडक्वार्टर है वो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया है, हर स्टेट में है, कुछ स्टेट में ज़्यादा भी है। तो अगर आप मान लो गाजियाबाद में ट्रेनिंग कर रहे हो और आप एमपी वगैरह के आसपास आपका घर है या कहीं पे भी है, तो आप चाहोगे कि भाई मेरे को उस वहाँ जो हेड क्वार्टर है उसके साथ अटैच कर दिया जाए, भोपाल है तो भोपाल के हेड में अटैच कर दिया जाए, तो आपको हफ्ते से 10 दिन के लिए वहाँ पे अटैच कर दिया जाता है। अब वहाँ पे आप देखोगे कि सीबीआई के जो सब इंस्पेक्टर है, जो इंस्पेक्टर है, वो किस तरीके से काम करते हैं, लीगली कोर्ट में किस तरीके से पैरवी करने के लिए जाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, ये सब आपको वहाँ पे देखना तो पड़ता है। यानी कि वो ऐसा नहीं है कि भाई आपको सिर्फ पढ़ाई बढ़ा दिया जाए और बाकी आपको छोड़ दिया, नहीं। वो आपको सीबीआई के एक, आप यूँ समझ लो, आपको शक्तिमान बना देते हैं बिल्कुल, कि आपको ये पता होता है कि ये चीज़ कैसे है, क्यों है, किस तरीके से हो रही है। वो एक आपको
कमी नहीं होने देगी अगर आप ट्रेनिंग में अच्छे से सीखोगे तो। और प्रैक्टिकल नॉलेज में तो यूँ भी जो याददाश्त है वो बहुत अच्छी बन जाती है, वो हमारी सोचने की जो शक्ति है वो अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है। तो इस तरीके से हमारी फेज 2 की ट्रेनिंग चलती है। साथ में हमें वेपन जो ट्रेनिंग है, आपको वेपन ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको किसी भी अटैच कर दिया जाएगा, किसी भी जो आसपास भाई गुड़गांव में, दिल्ली में, गाजियाबाद में, हरियाणा में, जो भी मतलब आसपास फोर्सेज होगी, पुलिस होगी, उनके साथ आपको अटैच कर दिया जाएगा हफ्ते 10 दिन के लिए। तो वहाँ पे आप वेपन ट्रेनिंग लोगे। तो वेपन ट्रेनिंग में ज़्यादा तो नहीं, आपसे पिस्टल या राइफल चलवा लेंगे, आपसे राउंड फाइट करवा लेंगे। साथ में जो एम्यूनिशन होता है यानी कि गोला बारूद होता है, जो आपके काम हो जाता है कि कल को चल के आप किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो इस तरीके से भी, तो उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको बता दी जाती है कि इस जो SLR है ये इतनी दूर तक जाएगी, भाई इंसास राइफल है इसकी जो रेंज है ये है, इतनी दूर तक शूट कर सकती है। तो थोड़ी थोड़ी यानी कि बेसिक नॉलेज आपको बता दी जाती है। साथ में आपको दिल्ली एम्स में ले जाया जाता है। वहाँ पे आपको जो एक होता है कि भाई पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम को आपको लाइव दिखाया जाता है, यानी कि डॉक्टर आपके सामने पोस्टमार्टम करता है, आपको सिखाता है कि अगर खुद से मतलब मरा है तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं, ये शरीर इस तरीके का होगा या इस तरीके का चेहरा होगा, या बॉडी में इस यूं चोट मारता है कोई भैया, थोड़ी सी चोट मारता है तो ये होगा, अगर गोली चला के खुद से चलाइए तो ऐसा निशान होगा। वो मार्क के बारे में आपको सिखाया जाता है, एक शरीर किस तरीके से काम करता है बेसिक, अगर आप क्रिटिकल सिचुएशन में हो या आप किसी भी क्राइम सीन में जा रहे हो तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको एक जो पोस्टमार्टम है वो एम्स के अंदर दिखाया जाता है। साथ ही आपको एयरपोर्ट पे ले जाया जाता है। एयरपोर्ट पे आप देखते हैं कि जो कस्टम्स वालों की, जो एक्साइज वालों की कार्यप्रणाली है वो किस तरीके से मतलब जो संदिग्ध आते हैं ड्रग्स के साथ में उनको पकड़ते हैं, क्या कुछ उनकी प्लानिंग होती है, क्या क्या उन सोचते हैं, यानी कि उनकी जो आपको यूँ करेंगे कि हर डिपार्टमेंट के बारे में, हर जो आपको आगे इन फील्ड में जाओगे तो आपको नॉलेज चाहिए वो आपको अभी से प्रिपेयर सभी के लिए कर देंगे। साथ में आपको फेक जो करेंसी नोट्स होते हैं उनको पहचानना बताया जाता है, राइटिंग जो बताया जाता है, यानी कि आपको FSL में ले जाया जाता है। FSL जहाँ पे इन चीज़ों की जांच होती है कि ऑथेंटिक है नहीं है, जहाँ पे केस की मेन जांच होती है, तो वो लैब में ले जाता है। FSL के अंदर आपको बताते हैं कि भाई इस चीज़ में अगर ये है तो ये होगा, ये अगर गोली इतने mm की है तो इतने ये इस बंदूक से चलाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यानी कि सारी ही नॉलेज आपको दे दी जाती है। तो इस तरीके से आप एक परफेक्ट, यानी कि जब आप बाहर आते हैं तो आपको ये नहीं लगेगा कि बिल्कुल मैं ऐसे हो झंडू हूँ और अब सीखूंगा। आपको काफ़ी 80-90% तक वहाँ पे बता दिया जाता है, बाकी 20-30 तो आपको भाई आओगे जब डिपार्टमेंट में खुद करोगे तो ये आपको पता चलेगा। अब हम थर्ड फेज़ के अंदर क्या होता है कि थर्ड फेज़ के अंदर ट्रेनिंग में इसमें क्या होता है कि कोर्ट से जो रिलेटेड जजमेंट होते हैं उनको आपको कैसे पढ़ना है, कैसे स्टडी करनी है, क्योंकि एक सब इंस्पेक्टर का काम मोस्टली यही होता है कि जो पुराने केसेस है वो उसको दे दी जाते हैं या कुछ नए केसेस में इन्वेस्टिगेट करता है। कुछ भी हो, अगर केस से रिलेटेड काम है तो आप समझ सकते हैं कि सीधा सीधा कोर्ट से तो रिलेट करेगा ही। तो बंदा कोर्ट में अगर जाएगा तो भाई उसको पैरवी करनी आना चाहिए, उसको जज के सामने कौन कौन से लीगल पॉइंट है यानी कि उसके बारे में बताया जाता है, किस तरीके से आपको अपने कोई भी केस की इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो भाई मान लो बैंक से रिलेटेड कोई केस है तो उसमें आप चेक से कुछ फ्रॉड हो रखे हैं या कैसे हो रखे हैं तो उनका सब कुछ नोट कैसे करना है, उसको कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, इन सब के बारे में आपको बताया जाता है। साथ ही इसमें ट्रेनिंग के अंदर आपको मैं बता दूं कि भाई लैपटॉप भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप जो साइबर जो क्राइम होते हैं उनके बारे में आपको नॉलेज ली जा सके कि किस तरीके से मतलब आज के टाइम में साइबर जो थ्रेट तो सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो उसके ये यानी कि बहुत शायद रेयर है कि लैपटॉप भी प्रोवाइड किए जाते हों ट्रेनिंग के टाइम में, वो CBI के अंदर करवाए जा रहे हैं। तो उसमें आपको एक साइबर से रिलेटेड भी आपको नॉलेज दी जाती है। तो इस तरीके से आप करके आपकी ट्रेनिंग है वो चलते हुए कंप्लीट होती है, जिसके अंदर आप यूँ समझ लो लगभग हर चीज़ के बारे में एक बेसिक आपको दिखाया जाता है और दिखा के ही समझाया जाता है। फर्स्ट फेज में पढ़ाई होती है, फिर समझाया जाता है, और थर्ड फेज में जो आपको प्रोसीजर करना होता है कोर्ट के अंदर लीगल मैटर्स को, वो दिखाया जाता है। बाकी मैं इसके बारे में ट्रेनिंग के बारे में एक अलग से भी बहुत लंबी वीडियो है क्योंकि सब कुछ डिटेल में चलता है, तो वो भी मैं बना। मैं आपको बताऊं जो आपको ब्रांच अलॉट होती है, यानी कि आप ट्रेनिंग टाइम में चल रहे हैं तो उसी टाइम में आपको ब्रांच अलॉट कर दी जाती है। आपसे ये होता है कि प्रेफरेंस बढ़वाई जाती है कि भाई कौन कौन सी आप चाहते हैं, आपकी विलिंग क्या है। बट जरूरी नहीं है कि आपको जो जगह है, लोकेशन है, वो आपकी विलिंग के हिसाब से दी जाए। वैसे तो CBI के जो ऑफिस है वो हर स्टेट के अंदर है, लगभग किसी के अंदर ही शायद एक होगा, लगभग सभी के अंदर 2-2-3-3 ऑफिस बड़े बड़े शहरों में CBI का जो ऑफिस है वो है। पर ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास मान लो आप नॉर्थ में पढ़ते हैं तो आपके जयपुर से हो तो आप चाहो जयपुर का ही मिल जाए, ऐसा नहीं है कि हाँ नॉर्थ में ये हो सकता है आपको दिल्ली दे दे, और तो ऐसा जरूरी नहीं है। प्रेफरेंस आपसे बढ़वाई जाती है पर आपके परफॉर्मेंस के अंदर दी नहीं जाती है, वो अपने हिसाब से रैंडमली देते हैं। ऑलमोस्ट ये होता है कि नॉर्थ वाले को नॉर्थ दे दिया जाता है, साउथ वाले को साउथ और ईस्ट वाले को ईस्ट, बट ये श्योर नहीं है। और आपको जो होता है कि ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही आपको ब्रांच है वो अलॉट कर दी जाती है। आपको पता चल जाता है कि मेरी ट्रेनिंग खत्म होने से पहले मेरे को कहाँ ज्वाइनिंग करना है और किस मैं ब्रांच में हूँ, क्योंकि ऐसे जो CBI के अंदर है वो काफ़ी ब्रांचेज होती है जिनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो इस तरीके से चलते हुए भाई आपको नॉलेज दी जाती है काफ़ी। मैंने बताया आपको जो प्रैक्टिकल के अंदर होता है, एमिनेशन से रिलेटेड समझा दिया जाता है, फिंगरप्रिंट लेना समझा दिया जाता है, एविडेंस कलेक्ट करना समझा दिया जाता है, ये सब काफ़ी चलते हैं। और आपको फिर लास्ट में आपकी एक पासिंग आउट परेड होती है, ओथ सेरेमनी होती है जिसके अंदर आप शपथ लेते हैं। तो उस दिन से आप
कह सकते हैं कि मैं एक सीबीआई सब इंस्पेक्टर हूँ, क्योंकि जब तक आप ट्रेनिंग होते हैं, जब तक आप ट्रेनिंग ही होती है, आप एज ए कैडेट होते हैं आप, तो पासिंग आउट के बाद आप सीबीआई सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। उसके बाद आप छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 5-7 दिन की आपको छुट्टी मिल जाती है ट्रेनिंग के बाद, और आप घर पे जाके फिर आपको डायरेक्ट रिपोर्ट करना होता है अपने जो आपको लोकेशन मिली हुई है जॉब की। मान लेते हैं आपको दिल्ली लोकेशन मिली है, फिर आपको कौन सी ब्रांच के अंदर लोकेशन मिली है, क्योंकि जो सीबीआई के अंदर है वो काफ़ी ब्रांचेज हैं, तो उसके अंदर आप को सीधा रिपोर्ट करना होता है। अब हम थोड़ा बात करते हैं सीबीआई की जो ब्रांचेज है उनके बारे में। सीबीआई में ब्रांचेज है वो काफ़ी है, काफ़ी अलग अलग लेवल का है, तो उन सभी के बारे में 1 to 1 हम बात करते चलेंगे और उनके बारे में डिस्कस करते चलेंगे, हर ब्रांच के बारे में, किस ब्रांच में कितना काम होता है। मेनली जो काम है वो ट्रेनिंग तो एक टाइम के लिए होती है, 9 महीने के लिए। मेनली जो चीज़ें हैं आपको, अगर आप सीबीआई सब इंस्पेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अब एक्चुअल में करना क्या होता है, क्योंकि कार्यप्रणाली अब हम बात करेंगे सीबीआई की ब्रांचेज के बारे में। जो हम स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट ब्रांच से, जो पहले बनी हुई है एसीबी, यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो। जो सब स्टार्टिंग में जो सीबीआई की जो बनाई गई थी, जो सीबीआई बनाई गई थी, वो एसीबी ही पहली ब्रांच थी जो इसके अंदर बनाई गई थी, यानी कि करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए ये तैयार की गई थी। बाद में इसने अच्छा काम किया उस लेवल पे, फिर इसको एक्सपेंड करके अलग अलग ब्रांच इसके अंदर दी गई। तो एंटी करप्शन ब्यूरो में तो आप समझ ही सकते हैं नाम से ही, जो कितने ही करप्शन के केसेस होते हैं वो इसके अंडर आते हैं, सारे के सारे। अब मान लेते हैं आपकी जो ड्यूटी है वो दिल्ली के अंदर है, दिल्ली ऑफिस के अंदर है, तो उसके अंदर जितना भी एरिया आएगा उसके अंदर जितने भी करप्शन के केसेस होगा, यानी कि कोई भी करप्शन करता है, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, एक्साइज का हो, कैग का हो, पुलिस हो, एमसीडी का हो, यानी कि जितने भी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, और आप समझ सकते हैं पुलिस हो गई, वो करप्शन लेवल उनका जितना भी हो गया वो सब बंदे आपके अंडर आएंगे। अगर वो आप करप्शन करते हैं तो आप उन पे जाके रेड कर सकते हैं, उनको अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये सब पावर्स आपके पास होती है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं सीबीआई की पावर का कि कितनी ज़्यादा पावर आपके पास रहेगी अगर आप एसीबी के अंदर जाते हैं। वैसे ये सुनने में आया कि स्टार्टिंग में ये बहुत ही कम मिलते हैं, कम लोग मिल जाती है, ऐसा नहीं मिलती, बट एंटी करप्शन स्टार्टिंग में बहुत कम देते हैं। और बता दूं इसका ऑफिस है वो हर जगह है, इसके अंदर लगभग हर मतलब स्टेट में है, इसका एक ऑफिस हर स्टेट में है। तो आप अगर होम स्टेट में है तो चांसेस आपको आपके ही होम स्टेट में मिल जाए, फिर तो आप समझ सकते हैं अपनी पावर और अपने रुतबे का क्या होगा। तो मेनली मैं इसके अंदर बता दूं कि आपके पास इसमें ऐसा करना होता है कि आपके पास कोई भी केसेस आता है कि भाई वो बंदा है या वो भी ऑफिसर्स है, वो करप्शन कर रहा है, वो रिश्वत ले रहा है, तो आपको क्या करना होता है, पहले तो एविडेंस लेना पड़ता है कि कुछ भी मतलब अगर है एविडेंस है उसका तो वो दिखाइए कि भाई उसने कैसे मांगा है, फुटेज है, ऑडियो है, वीडियो है, कॉल का है, कुछ भी है, एनीथिंग समथिंग, उसके बारे में लोकली पता किया जाता है। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है कि उसको रेड हैंडेड जो पकड़ते हैं ना, रंगे हाथों पकड़ना, उसके लिए जाल बिछाया जाता है कि सीबीआई पीछे रहती है, वो जस्ट फिल्मों में होता है, उस तरीके से एक्चुअल में इसके अंदर काम किया जाता है। तो उसको भाई पकड़ते हैं, रेड हैंडेड करते हैं। साथ में ये भी किया जा सकता है कि भाई अगर कोई ऑफिस के अंदर मान लो इनकम टैक्स का ऑफिसर है, एज एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई बड़ा अधिकारी है, उसको आपने रेड हैंडेड पकड़ लिया। अब ये होता है कि भी जरूरी नहीं है कि कुछ एविडेंस सब कुछ उसके पास हो, कुछ उसके घर पे भी हो सकता है। तो अगर सर्च करना है यानी कि रेड करनी है, जिसको सर्च बोलते हैं, तो आपको एक नोटिस के लेके आप, लीगल नोटिस होता है, उसके बाद आप उसके घर पे या ऑफिस में कहीं पे भी एक्स्ट्रा का कुछ है तो वहाँ पे भी आप रेड कर सकते हैं। तो ये सब काम होता है वो एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर आपको करना होता है। बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है, और थोड़ा आराम भी है इसके अंदर, इतना ज़्यादा ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी। साथ ही आपको जितने भी केस होते हैं जो चल रहे हैं, यानी कि अब एक कोई भी पकड़ा हुआ ऑफिसर, वो भी अपने लीगली डाले कि भाई मैं तो नहीं था या ऐसे था, मेरा ये गलत फंसा है, कुछ भी है, उन्होंने केस डाल दिया, वो केस चल रहा है, तो आपको पुरानी केसेस है, आप सब इंस्पेक्टर बन के जाओगे तो आपको ऐसा नहीं है कि भाई जिन्होंने रेड हैंड पकड़ा था वो ऑफिसर आज वही है, वो उनका भी ट्रांसफर हो चुका है, तो वो केस आपके अंडर दे दिए जाते हैं। तो आपको उनकी जब भी हियरिंग होती है, आपको पैरवी के लिए कोर्ट के अंदर भी जाया जाता है। आपको उनसे रिलेटेड कोई जांच करनी है, या जो विक्टिम है उससे बातचीत करनी है, उसको एज ए मतलब बताना है कि भाई आपको इस तारीख को आना है, तो ये सब इस तरीके से चलता है। तो ये एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर ये सब काम होता है। अब हम बात करते हैं दूसरी ब्रांच के बारे में, जो दूसरी है वो एससीबी, यानी कि स्पेशल क्राइम ब्रांच। स्पेशल क्राइम ब्रांच से आप समझ सकते हैं इसके अंदर क्राइम से रिलेटेड जितने भी है स्पेशल, यानी कि हीनियस क्राइम हो गए, रेप हो गया, मर्डर हो गया, या कोई बड़ा जैसे कि हाथरस के अंदर हुआ था, या कोई एसेसिनेशन हो गया, किसी राजनीतिक हत्या हो गई, कुछ भी मतलब जो बड़े केसेस होते हैं वो सब इसी ही ब्रांच के अंदर आता है, एससीबी के अंदर, स्पेशल क्राइम ब्रांच के अंदर। इसके अंदर बहुत ही एक्टिव वर्क होता है, काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी बड़े केसेस है वो सीबीआई हैंडल करती है देश के अंदर। इसके अंदर वैसे मेनली बेसिस 3-4 तरीके से आते हैं, या तो कोई स्टेट गवर्नमेंट कहे कि हम इस केस को सीबीआई से जांच करवाना चाहते हैं तो वो केस आएगा, या हाई कोर्ट बोलेगा तब आएगा, या सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तब वो आएगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सीबीआई को उस केस को देती है तो वो केस स्पेशल क्राइम ब्रांच के पास आता है। अदरवाइज लोकली खुद से तो सीबीआई कोई लेता नहीं है। तो इस तरीके से 4 तरीके से आपके पास ये क्राइम आ सकते हैं। जैसे आरओसी मर्डर केस था, और भी जितने बड़े हुए व्यापार घोटाला था वो भी एक स्पेशल क्राइम में आता था। तो इस हाथरस का जो हुआ था, या कहीं पे भी होते हैं ना, फेक एनकाउंटर हो गया, इस तरीके से ये सारे केस स्पेशल क्राइम ब्रांच के अंदर आते हैं। इसके अंदर हाई प्रोफाइल होते हैं, तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि भाई
एक कई बार जो टीम होती है वो एक यूनिट बना दी जाती है, टीम बना दी जाती है, उसके हिसाब से भी आपको काम करना पड़ता है टीम के साथ में, क्योंकि काफ़ी बड़े केसेस होते हैं तो हो सकता है आपको अलग अलग काम कर दिया जाता है। तो आप सीबीआई में सब इंस्पेक्टर जा रहे हो, यानी कि आप यूँ समझ लो एक जो आईओ होते हैं, वैसे तो आईओ सीबीआई के अंदर एक इंस्पेक्टर को मानते हैं, बट कुछ अटैच कर दिया जाता है, डीएसपी के साथ आपको अटैच कर दिया, इंस्पेक्टर के साथ आपको अटैच कर दिया, तो आप वहाँ पे जाके मतलब काम करते हैं उनके साथ में। तो उनके साथ में आपको ये करना होता है कि बट काम ज़्यादा इसलिए क्योंकि कोई भी केसेस है उसके अंदर आपको अगर एविडेंस लेना है तो वो लेना है, अगर इकट्ठे करने हैं, डिजिटल एविडेंस है तो उनको किस तरीके से इकट्ठा करना है, बैंक से कुछ लेना उठाना है, बैंक से पासबुक की कॉपियाँ उठानी है, या इस तरीके में रेड करनी है, या इन्वेस्टिगेट करना है, या कहीं पे कोर्ट में पैरवी के लिए जाना है, या जो गवाह है उनको बुलाना है। तो मतलब जितने भी होते हैं ना, ये आपको सब खुद करना पड़ेगा, आपको कोई असिस्टेंट नहीं मिलेगा। आपको जो डॉक्यूमेंटेशन, अब डॉक्यूमेंटेशन से हिसाब लगा लो, मान लो कोई केस चल रहा है उसकी 7-8 हज़ार पन्नों की, भाई एक वो है, बड़ा सारा केस है, चल रहा है काफ़ी दिनों से उसका है, और आप जाते हो तो आपको केस दे दिया जाता है, तो आप यूँ समझो कि आपको 7-8 हज़ार पन्नों में से मेन तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कितना हो जाता है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बहुत हेक्टिक लगने लग जाता है। ऑफिस में आपका जाने का टाइम है, आने का कोई टाइम नहीं है, ठीक है, आपको बाहर रहना पड़ सकता है काफ़ी दिन। भाई ऐसा नहीं है इस यूनिट के अंदर कि भी हो सकता है आपकी ड्यूटी चलती रहे तो चलती रहे ऑफिस के अंदर भी, बट ऑलमोस्ट इसके अंदर जो विजिट होती है जो बहुत ज़्यादा हो जाती है बाहर की, आपको बहुत टूर पे जाना पड़ता है। ऐसा भी होता है महीनों महीनों 2-2 महीने आपको टूर पे रहना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी दिल्ली में मान लिया आप कर रहे हो तो आपकी जो ये क्राइम हुआ है ये यूपी के आसपास कहीं पे हो गया या कहीं पे हो गया और सीबीआई को दे दिया गया, तो आपके जो भी एरिया आता है उसके अंदर आपको जाना पड़ता है। तो इस तरीके से इसके अंदर काम किया जाता है, बहुत ही हाई प्रोफाइल काम होते हैं। तो एक और ब्रांच है इसकी, तीसरी ब्रांच, वो है बीएसएफसी, यानी कि बैंक सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल। तो जैसा ही आपको नाम से पता चलता है, बैंक सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल, यानी कि जो बैंक से रिलेटेड जितने भी फ्रॉड होते हैं एक कुछ लिमिट तक होते हैं उनको तो संभालती है ये सेल। अगर इस लिमिट से ज़्यादा के फ्रॉड होते हैं, बहुत ही बड़े केस हो गए, वो चले जाते हैं ईओ के पास, इकोनॉमिक ऑफेंस के बाद, वो एक अलग से ब्रांच बनाई हुई है, उसमें बात करेंगे। तो इस बीएसएफसी यानी कि बैंक सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल के अंदर क्या होता है कि कोई बैंक से भाई फ्रॉड कर रहा है, साइबर फ्रॉड कर दिया, किसी ने पैसे निकाल दिए या कोई लेके भाग गया पैसों को, तो इस तरीके से जैसे नोटबंदी के टाइम में अदला बदली हुई थी नोटों की, उस टाइम में बहुत सारे फ्रॉड हुए थे, तो उस टाइम में इन जो ब्रांचेज है उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप इसमें हो तो उसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपको भाई बैंक से जितनी भी पेमेंट हो रखी है, जितना भी वो है, उनकी सारी एक डिटेल तैयार करनी पड़ती है। लोगों की 2-2 3-3 साल की डिटेल होती है, कितने बैंक खाते हैं, कहाँ कहाँ हैं, किस किस बंदे से इसने ट्रांजैक्शन किया है, ट्रांजैक्शन किया तो चेक का नंबर क्या है, उसका आईएफएस कोड क्या है, उसके मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ें आपको रिपोर्ट में करनी होती है, खुद से टाइपिंग करना पड़ेगा। आप ये ना सोचें कि मेरे को असिस्टेंट मिलेगा, सब कुछ खुद आपको करना है। फोटोकॉपी करवानी है तो भी वो भी आपको खुद करवानी है, एक फाइल में मेंटेन करके रखना है वो भी, क्योंकि आप कोर्ट में जाओगे तो सीबीआई यानी कि जिसकी खुद की एक स्टैंडर्ड है उसको आप कम नहीं कर सकते। अगर जज कहेगा कि भाई ये चीज़ें चाहिए तो आपके पास वो चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए प्रिपेयर। आप भी अगर मिस्टेक करते हो तो फिर सीबीआई की जो मर्यादा है वो अपने आप कम होती चली जाएगी। तो इस तरीके से आप में अच्छे से काम करना पड़ेगा और आपको हर सिचुएशन के लिए जितनी भी आपने पैरवी किया है उनमें तैयार रहना पड़ेगा। जो एक हम बात करते हैं ईओ इकोनॉमिक ऑफेंस, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो बहुत हजारों करोड़ों के घोटाले आते हैं ना, वो सब इसके अंदर आते हैं। जैसे 2G का घोटाला था, वो सब इकोनॉमिक ऑफेंस जांच करेगा, सीबीआई को बोलते हैं, सीबीआई जांच करेगी। तो सीबीआई की ईओ जो ब्रांच है वो इस चीज़ की जांच करती है। 2G स्पेक्ट्रम था, वो कोल हो गया, जो कॉमनवेल्थ हो गया, या जो ये विजय माल्या वगैरह, नीरव मोदी वगैरह जो ये भागे हैं, इन सब की जो इन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया था, कहाँ से पैसा लिया था, कैसे किसको डायरेक्ट भेजा था, ये सब जो अंडर आते हैं हाई प्रोफाइल बड़े। इसमें ईडी का भी रोल होता है, ईडी भी इसके अंदर आ जाती है, यानी कि सीधी बात है बड़े पैसे आए तो ईडी तो अपने आप आ जाएगी, बट साथ में इस ब्रांच का भी एक स्पेशल रोल होता है। एक ब्रांच है स्पेशल यूनिट, स्पेशल यूनिटी। जस्ट लाइक मतलब ये क्या होता है कि स्पेशल यूनिट क्या होती है, खुफिया विभाग की तरह होती है, यानी कि जेम्स बॉन्ड वाली, आपको पता, हाँ, यानी कि जो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि वो सेम यूँ समझ लो आपको। इसके अंदर क्या होता है कि सर्वेलेंस करना है, यानी कि किसी को कोई कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, या विजिलेंस करना है, ये सब काम इस विभाग के होते हैं। आप जो कहते हैं कि कॉल रिकॉर्ड कर रही है, तो कॉल रिकॉर्ड ये ब्रांच करती है, स्पेशल यूनिट करती है, इसको स्पेशल पावर दी गई है। तो अगर किसी को मान लो भाई रूटीन का पता करना है, किसी पे निगरानी रखनी है, तो 2-2 3 दिन तक, हफ्ते हफ्ते तक, महीने तक उसके पीछे लगे रहते हैं, जो दिखाते हैं ना अंडर कवर होके, वो सारा का सारा ये स्पेशल यूनिट करती है। और ये समझ ही सकते हैं एक तरीके से खुफिया है। इसमें ना तो भाई ऐसा है कि एक जगह का भी नहीं पता कि आपको अपने एरिया में, अपने एरिया से बाहर भी जा सकते हैं देश में। वैसे सीबीआई का मतलब तो यही है कि आप पूरे देश में टूर करने के लिए तैयार रहें, आपके पूरे देश में टूर लगते रहेंगे। तो इस तरीके से स्पेशल यूनिट, यानी कि एक होता है ना जो फिल्मों में स्पेशल, बस वो वाला सीन होता है। साथ में एक होता है कि भाई साइबर क्राइम ब्रांच होती है। इसके अंदर करते हैं कि सर्च और मतलब साइबर से रिलेटेड जितने भी होते हैं वो सब इसके अंदर देखे जाते हैं कि क्या कुछ सर्च करना है, भाई साइबर में किसने कैसे कर दिया, क्या फ्रॉड कर रहा है कोई, तो किस तरीके से पैसे अगर साइबर का टेक्निक लेके अकाउंट हैक कर रहे हैं, या किसी का खाता जो यूट्यूब चैनल है मान लो वो ही हैक कर रहे हैं,
ये तो छोटे लेवल पे बता दिया मैंने। बहुत बड़े बड़े लेवल पे जो भी केसेस होते हैं, जो इंडस्ट्रीज के होते हैं, बिजनेसमैन के होते हैं, देश से रिलेटेड, कंट्री के जो कहते हैं ना नेशनल थ्रेट आते हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी साइबर से रिलेटेड होता है वो ये करता है। ये चीज़ों को सर्च करते हैं, सीज करते हैं, कस्टडी में लेते हैं। वो चाहिए लैपटॉप कस्टडी में लेना, उनको अगर लैपटॉप में हार्ड ड्राइव है, किसने कैसे किया है, कैसे नहीं किया है, कहाँ से इसने ईमेल भेजी है, किसकी ईमेल किसके पास आई है, क्या कोडिंग की है, क्या डिकोडिंग की है, ये सब साइबर क्राइम ब्रांच के पास जाते हैं। तो यानी कि इसका एक वाइड होता है, एरिया होता है, क्योंकि आजकल जितने भी क्राइम होते हैं उनके अंदर यूँ समझ लो साइबर का तो हाथ होना ही होना है। ये तो आप भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से साइबर क्राइम जो ब्रांच है वो काम करती है। एक जो ब्रांच है वो है इंटरपोल। तो इंटरपोल से रिलेटेड ब्रांच के अंदर क्या होता है कि ये एक डेस्क जॉब है, ऑलमोस्ट काम भी है बट सारा डेस्क का ही है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत कम होता है काम का। कभी कभार ये हो सकता है कि भी आपको विदेशों में चले जाए। इंटरपोल से आप समझ सकते हैं कि जो इंटरपोल के साथ इंडिया का कनेक्ट है वो इसी ब्रांच से जुड़ा हुआ है, सीबीआई के साथ में। अगर कुछ भी जैसे कि हमारे कुछ देशों के साथ संधि है कि भी हमें उनका कोई अक्यूज़ हमारे पास आ जाता है तो हमें उनको देना पड़ता है, हमारा कोई अक्यूज़ उनके पास है तो हम उनसे एक्स्ट्राडाइट यानी कि हम मांग सकते हैं कि आप ये हमारे कंट्री के अंदर ये करके गया हुआ है भाई, ये हमारे यहाँ पे एक्यूज़ है तो आप हमें इसे दीजिए। वो एक इंटरनेशनल संधि होती है, तो उस वो आपस में देशों की होती है, तो इस ब्रांच के द्वारा होता है। तो हम जैसे नोटिस भेजते हैं, विजय माल्या का केस हो गया तो हम बोल तो लंदन चला गया, अब ये थोड़ी होगा कि लंदन चला गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इंटरपोल इसके अंदर ये काम करती है कि वहाँ पे कंट्री में उसको सम्मन भेजती है कि इसने हमारे पास ये किया है, ये हमारे पास फ्रॉड किया है, ऐसे ऐसे हमारे देश का जो पैसा लेके भागा है और भाई इसके ये डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, इसे हमें दिया जाए। इस तरीके से करके वो ऐसे ही कोई अगर यहाँ पे मर्डर करके इनियस क्राइम करके भाग जाता है तो उसको बताया जाता है कि आपके देश में यही बंदा है, इसने हमारे पास ये किया है तो आप हमें दीजिए। इसी तरीके से अगर दूसरे देश का बंदा हमारे देश में भाई क्राइम करके हमारे यहाँ पे आ जाता है तो हमें उसको वो भेजते हैं ब्रांच के पास और फिर हमें उसको उनको देना पड़ता है। तो इस तरीके से इंटरपोल की यूनिट है ये काम करती है। अब ये सब हो गए जितनी भी ब्रांचेस थी इनके बारे में बेसिक मैंने आपको बता दिया। हमने सीबीआई की ब्रांचेस के बारे में मोटा माटी लगभग जितनी भी बातें थी वो सभी कर ली। अब हम बात करते हैं जो हम सोचते हैं सीबीआई के बारे में, उन सभी बारों के बारे में, और एक्चुअल जो होता है वो सब। हमारा क्या एजुकेशन होता है कि सीबीआई में लग गई तो भाई पावर आ जाएगी बहुत ज़्यादा, हम तो सीबीआई के आदमी हो गए, टीवीओं में फिल्मों में जैसे दिखाया जाता है, मन में आएंगे वार रेड करेंगे, मन में आएंगे उसको अरेस्ट करेंगे, और भाई एक दो दुश्मन होते हैं उनको बताना है सीबीआई में लग के कि हम क्या है। तो ये सब अगर आपके मन में ख्याल है तो इन सबको छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जब सीबीआई की किसी भी ब्रांच में जाओगे तो आपको केस दिए जाएंगे, आपको उन केसेस पे काम करना होता है और एक लीगल तरीके से काम करना होता है। ऐसा भी नहीं है कि आप वहाँ पे सीबीआई में जाके भी इलीगल तरीके से कुछ भी कर रहे हो, तो वो सब नहीं होता है। तो इसके अंदर एक तो ये हो गया। दूसरा काम का जो लेवल होता है ना, वो अब बात कर, कुछ लोग पूछते हैं कि भाई काम किस तरीके की है। देखियो सीबीआई के अंदर कुछ ही ब्रांचेज ऐसी है जिसके अंदर काम का जो वर्कलोड है वो कम है, अदरवाइज सीबीआई में काम का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। लेकिन यूँ मान के चलिए आप एज ए आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर सबसे छोटी इकाई जो सीबीआई की है वो आप हो, तो आपको जितने भी काम होंगे वो खुद ही करने पड़ते हैं। मान लेते हैं कि कोई केस आपके अंडर आता है, तो अगर आपको केस की पैरवी केस को पहले जो क्राइम सीन है वहाँ पे जाने के लिए आपको खुद से जाना पड़ेगा। आपको कोई भी आप ये सोचे कि भाई गाड़ी मिलेगी सीबीआई की बत्ती वाली घूमती हुई जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपने व्हीकल से जाओ या भाई ट्रांसपोर्ट से, रोड ट्रांसपोर्ट से जाओ, बाद में आप उसको ट्रैवल अलाउंस के रूप में आप उसको ले सकते हो भर के, वो सब आपको बाद में मिल जाएंगे पैसे। बट स्टार्टिंग में आपको बस से जाओ, गाड़ी से जाओ, उनको कोई मैटर नहीं करता। आपको क्राइम सीन पे जाना है तो आपको खुद जाना है, ठीक है। आपको वहाँ पे कैसे एविडेंस कलेक्ट करना है ये सब आपको बता दिया जाता है। आपको काम यही होता है वहाँ पे कैसे क्या एविडेंस कलेक्ट करना है। अगर फ़ोन है तो फ़ोन को कैसे लेना है, अगर कोई कागज़ के टुकड़े हैं तो उनको किस तरीके से कलेक्ट करना है। एक प्रोसीजर होता है हर चीज़ का। अगर लैपटॉप है तो उसको लैपटॉप को किस क्या क्या लेना है, नहीं लेना क्या हो सकता है। तो मतलब कोई कपड़े हैं, कपड़े को लेना है, उस पर ब्लड है तो नहीं लेना है, नहीं लेना, यानी कि आपको सब कुछ ये सिखाया जाता है। ये सब आपको करना होता है कि प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के तहत आप काम करते हैं। आपके साथ ये हो सकता है कि एक दो कांस्टेबल जाए, पर उस सबको आपको खुद से ट्रैवल करके ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई आपको कोई भी गवर्नमेंट व्हीकल, सीबीआई व्हीकल प्रोवाइड कराएगी। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे जाके आप इन्वेस्टिगेट करोगे, लोगों से बातें करोगे, पता करोगे किसने क्या किया है, किसने क्राइम किया है, किसकी कमी है, ये सब आप वहाँ पे जाके पता करोगे। ये आपको अपने लेवल पे करना होता है। फिर मान लो आते हो, अब कोई क्राइम सीन है तो उसमें गवाह भी होते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट के लिए बुलाना होता है, उनसे बातें करनी होती है, पूछना पड़ता है उनको। आप सीबीआई के अंदर कभी भी फोर्स का यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा ना नहीं होता सीबीआई के अंदर, वो बस इंट्रोगेट करते हैं। तो उस तरीके से आप इंटरोगेट करते हैं उनको। उनसे रिलेटेड जितने भी तैयार होते हैं। मान लो कोई भी आपको एविडेंस मिल रहे हैं, वो फेसबुक के थ्रू मिलते हैं, यूट्यूब के थ्रू मिलते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू मिलते हैं, जो उनकी चैट्स वगैरह है व्हाट्सअप के थ्रू, तो आप उनको मैसेज लिखोगे, जितने भी फेसबुक को मैसेज लिखोगे आप, जो लेटर होता है लेटर हेड आप खुद तैयार करोगे, खुद टाइप करोगे, वो फेसबुक को भेजोगे कि भाई इस बंदे की जितने भी इतने टाइम की चैट है वो हमें भेजी जाए। तो वो चैट आपके पास आएगी, फिर आप उसको खुद से ऑब्जर्व करोगे, उसमें जो भी कमियां मिलेगी उनको फोटोकॉपी एज एविडेंस आप तैयार करोगे। आप उस केस की फाइल में लगाओ कि इस आदमी ने इतने इतने टाइम पे ये क्या है, ये क्या है, उन प्रूफों को तैयार करेंगे ऐसे व्हाट्सअप के रूप में। अगर कोई बैंक का केस है तो आपने मान लो उसने बहुत सारी ट्रांजैक्शन कर रखी है, तो आप एज ए एविडेंस उन सभी ट्रांजैक्शन को नोट करोगे, किस टाइम कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ पे की गई है, किसके पास की गई है, सामने वाला क्या करता है जिसके पास ट्रांजैक्शन है। यानी कि आपको एक केस का बिल्कुल मास्टरमाइंड
बनना पड़ेगा जिस भी आप कर रहे हो, केस को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। अगर कोई मरा है कोई, तो भाई किस तरीके से मरा है, उसकी जो होता है पोस्टमार्टम होता है वो किस तरीके से हुआ है, किस डॉक्टर ने किया है, जो तो खैर सर्टिफिकेट पे हो जाता है। उसके अंदर जहर से मरा है नहीं मरा, कितने था, ये सब आपको मतलब नॉलेज दी जाती है। अगर कोई करेंसी फेक करेंसी खरीदता है तो कहाँ से आया, क्यों आया है, खुद टाइप करना होता है भाई, खुद भेजना होता है सब कुछ। आप ये मत समझना गाड़ी मिल जाएगी, टाइपिस्ट मिल जाएंगे, 2-4 घंटी मारोगे नौकर वाले तैयार वो कहेंगे, ठीक है क्लर्क मिल जाएंगे 5-10 ऐसे यूँ कर देंगे, तो वो सब बोल जाना। सारा काम खुद से करना है। सीबीआई का मतलब ये है आप काम करने के लिए प्रिपेयर रहें और काम अच्छे से करने के लिए प्रिपेयर रहें। साथ ही आप बाहर टूर करने के लिए प्रिपेयर रहें। ऐसा नहीं है जाओगे डेस्क पे टाइपिंग वाइपिंग या ये करके आ जाओगे लोकल में, ऐसा भी नहीं है। मान लो किसी भी क्राइम है, आप दिल्ली में हो, दिल्ली का क्राइम है और वो जुड़ रहा है कोलकाता से जुड़ रहा है, हैदराबाद से जुड़ रहा है, मुंबई से जुड़ रहा है, तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, उनसे कलेक्ट करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। लोकल पुलिस की आप वहाँ पे हेल्प ले सकते हो लोकल पुलिस से कॉन्टैक्ट करके, तो बट फिर भी आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। हो सकता है आपको हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, उसके बाद आप आओगे। हो सकता है नेक्स्ट केस में आपको फिर कहीं जाना पड़े। तो ऐसा ये है कि तैयार रहे आप। साथ में अगर किसी को कुछ मिलना है, आपको रेड करनी है, तो टीम के साथ इंस्पेक्टर जाता है कुछ रेड में, कुछ में डीएसपी की रेड होती है साथ में होता है, तो आपको रेड में जाना पड़ेगा। रेड में जाने के बाद ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है आप 1 दिन में जाओगे 2 दिन में जाओगे, तो हो सकता है लंबी भी चल जाए, हो सकता है 12-15-16 घंटे में वो रेड निमट जाए। तो इस तरीके से चलता है। अब आप कोई भी मान लो आपको केस की हियरिंग में जाता है, तो ऐसे तो है नहीं कि जज साहब मांगेगा तो फिर आप उसको लेके आओगे। तो कुछ चीज़ें तो आपके पास जो केस चल रहा है आप उसकी पैरवी कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, तो आपके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो उस केस के बारे में आपको सभी डिटेल पता होना चाहिए। आप कुछ भी बोलता है उसको एविडेंस को बताइए जज को, ये है ये नहीं है, तो ये होता है। आप कोर्ट का तो यूँ समझ लीजिए आप लगभग आपका महीना है तो महीने में 5-7 बार कोर्ट का तो चक्कर लगेगा ही, और भाई कम से कम 1-2 बार आपकी टूर भी लगेगा, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी लग सकता है। जो इंटरपोल है उसके एजेंसी इंटरपोल की जो ब्रांच है उसके अंदर अगर आप हैं तो फिर तो आपको भाई इंटरनेशनल लेवल किसी भी आपको देश में भी जाना पड़ सकता है। तो इनके लिए तैयार रहे। तो इससे ये भी ध्यान रखें कि भाई अब नहीं आप तैयारी कर रहे हैं, आप तो सोचते हैं कि घूमने को मिलेगा वो मिलेगा, पर एक जॉब आप किसी जॉब में आ जाओगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि भाई एक बैलेंस लाइफ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब में है तो उसी में ही मस्त रहे। एक दूसरी लाइफ भी हमारी होती है, फैमिली लाइफ भी होती है, रिलेटिव भी होते हैं, तो उनको फ्रेंड्स भी होते हैं, अपनी खुद का भी इंजॉयमेंट होता है, तो वो सब चलता है। वैसे तो 5 डे ड्यूटी है, सैटरडे संडे ऑफ है, बट वो नाम क्या है आप समझ लीजिए। आपको सैटरडे संडे कभी भी आना पड़ सकता है क्योंकि पुलिस जॉब है। पुलिस जॉब के अंदर आप ये नहीं कह सकते। और सीबीआई एक रेपुटेड संस्थान है, उसके अंदर तो आप कोई भी क्राइम हो गया आप यूँ थोड़ी करोगे कि यार आज 2 दिन की छुट्टी है तो छुट्टी के बाद जाऊँगा, इस तरीके तो फिर वो केस चल रही है और क्या ही आप पैरवी करोगे। तो आपके पास लोड पूरा होगा। यूँ समझ लो आप काम के मामले में तो आप सोचे ही ना कि भाई मिलेगा मज़ा मिलेगा, ठीक है। तो काम तो आपको करना पड़ेगा। ब्रांचेस के बारे में मैंने बता दिया। तो अब इतना सब है तो आप देख सकते हैं कि अब अपने हिसाब से हिसाब लगा सकते हैं कि क्या कुछ भाई आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। वैसे रेपुटेशन का तो है, रेपुटेशन का तो अंदाजा लगा ही सकते हैं आप कितनी है। अब बात करते हैं सीबीआई के अंदर प्रमोशंस के बारे में। तो प्रमोशंस के बारे में आपको बता दूं कि प्रमोशन सीबीआई के अंदर क्या होता है कि आप एज ए सब इंस्पेक्टर वहाँ पे ज्वाइन करते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट होती है वो इंस्पेक्टर की होती है, उसके बाद होती है डीएसपी की, फिर एडिशनल एसपी की और फिर एसपी की। इस तरीके से करके वहाँ पे जो सीबीआई डिपार्टमेंट है उसके अंदर पोस्ट होती हैं। तो एज ए सब इंस्पेक्टर आप जाते हो तो काम सब वही करते हैं जो आप एज ए सब इंस्पेक्टर कर रहे हो, वही इंस्पेक्टर बनने के आपके बाद भी आपको केसों को ही इन्वेस्टिगेट करना है। जो भी क्राइम जिस भी ब्रांच में उससे रिलेटेड जो केस आएंगे, अगर आप इंस्पेक्टर हो तब भी, डीएसपी हो तब भी, और असिस्टेंट एसपी तक लगभग यही चलता है कि आपको केसों को ही जो सेम वर्क होता है, यानी कि वही वर्क क्या बदलेगा। सीबीआई के पास तो जो केस आते हैं उन्हीं को डील करना होता है, वही इन्वेस्टिगेट करना, पता करना, पकड़ना, अरेस्ट करना, कोर्ट में उसकी पैरवी करना, ये सब चलता है। तो काम वही होता है, बट रैंक है वो साथ ही साथ बढ़ती है। तो जैसे कि सब इंस्पेक्टर जाते हैं, और भाई सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर ऑलमोस्ट केसों में आई होते हैं, जो इन्वेस्टिगेट करते हैं फील्ड में जाके, ज़्यादातर वो काम करते हैं, बेस होते हैं वो। तो आप यूँ समझ लो सब इंस्पेक्टर जाते हो 4600 ग्रेड पे में, तो आपको एज ए इंस्पेक्टर आईओ यानी कि वो प्रमोट कर दिया था 4-5 साल में। इंस्पेक्टर्स की बहुत कमी है और आईओ एक सीबीआई के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर को माना जाता है, तो इसलिए आपको यूँ समझ लो आप 4-5 साल में आपका प्रमोशन फर्स्ट प्रमोशन हो जाएगा। उसके बाद सीनियरिटी बेसिस पे ये प्रमोशन है। उसके बाद जो अगला प्रमोशन है डीएसपी का, सीबीआई ने सिर्फ एक बार एग्जाम लिया है प्रमोशंस के लिए, जो एडिशनल एसपी का, अदरवाइज कोई एग्जाम लिया नहीं है। तो इंस्पेक्टर बनने के 4-5 साल में आप इंस्पेक्टर बन जाओगे, वही आईओ का काम करते रहोगे। बट जो डीएसपी का प्रमोशन है वो आप समझो 12 से 15 साल आपके गए, 12-15 साल में आपको डीएसपी का प्रमोशन आएगा, आप बिल्कुल एज्ड हो जाओगे, उस टाइम आपका होगा। उसके बाद भी आपको करना वही है। आप ये ना सोचे कि डीएसपी बनने के बाद मैं इन्वेस्टिगेट करने जाऊंगा तो मेरे को हर केस में स्पेशल गाड़ी मिलेगी, अगर कोर्ट में जाऊंगा तो मेरे को हर केस की पैरवी करने के लिए गाड़ी मिलेगी, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। सेम काम करना पड़ेगा। डीएसपी बनने के बाद आपको खुद से व्हीकल से जाना पड़ेगा, सारा काम खुद से करना पड़ेगा। डीएसपी के बाद यूँ समझो भाई 5 से 8 साल के अंदर वैकेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। कैडर तो इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया होता है। 5 से 8 साल के बाद आप एडिशनल एसपी बन जाते हैं। मोस्टली जो होता है मैक्सिमम वो एडिशनल एसपी तक पहुंच सकते हैं या डीएसपी से रिटायर आ जाते हैं। आप
एसपी तो रेयर, वेरी रेयर, बहुत रेयर एसपी बनते हो, नहीं बनते। तो आप इस तरीके से आपके परमिशन होते हैं। वो यूं ही भाई रिकॉर्ड बहुत अच्छा चला गया, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल गए और भाई बहुत छोटी एज में लग गया, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप डीआईजी तक हम मान सकते हैं कि इससे ऊपर तो नहीं जाएगा कोई भी, डीआईजी तक जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके प्रमोशन होते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर्स के ऊपर। तो देखिए सीबीआई के अंदर ऐसा क्या है कि ट्रांसफर्स का कोई फिक्स नहीं है, यानी कि इसका कोई कैडर नहीं है, कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आपका इस रूल के आप डालो कि भाई ट्रांसफर हो जाएगा या इतने दिन बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसफर आपके 4-5 साल में लगभग होते रहते हैं। वो कहाँ डालेंगे वो अपने हिसाब से डालते हैं। लगभग ये होता है कि नॉर्थ वालों को नॉर्थ में कुछ बेसिस है, जैसे स्पोइस बेसिस पे भाई है तो उनको आसपास दे दिया, जो हम लोकेशन के आसपास दे दिया, तो इस तरीके से करते हैं। तो ट्रांसफर्स का अगर आप साउथ ट्रांसफर के हिसाब से आप सोचिए ना कि भैया मेरा इसमें हूँ तो 2-4 साल करके फिर मैं ट्रांसफर लेके यहाँ जाऊँगा, तो वो तो एक बेस खत्म है। तो ट्रांसफर्स के बारे में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको बताने को हो, और मैं आपको श्योरिटी से बताता हूँ, और आप भी प्रीपेड ट्रांसफर को देख के इसके अंदर जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और लड़कियों को यूँ है कि मोस्टली जो देते हैं वो जॉब लोकेशन देते हैं वो लगभग आसपास देते हैं। जैसे कोई दिल्ली के है तो उसको लगभग दिल्ली मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से लड़कियों के लिए थोड़ा सा है, वो ऑटोमेटिक है, अपने आप ही है, उनके पर्सनल लेवल पे है, बाकी कोई ऐसी रूलिंग वगैरह के तहत नहीं है। अब बात करते हैं क्वार्टर फैसिलिटी। तो भाई क्वार्टर फैसिलिटी लगभग हर जगह है, बड़े शहरों में है, छोटे शहरों में जैसे कि भोपाल वगैरह के अंदर है तो वहाँ पे नहीं मिलेंगे, तो उसका आपको एचआरए मिल जाएगा, उसी के अंदर आप बाहर कहीं भी लीजिए और रहिए। हाँ बड़े शहरों में है, अच्छे हैं, काफ़ी जगह वेटिंग में भी है, तो क्वार्टर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, पर आपको श्योर नहीं है कि आपको क्वार्टर मिलेंगे। तो अब मेन बात करते हैं हम सैलरी के ऊपर। सारा काम कर लिया, सब कुछ कर लिया, सिलेक्शन ले लिया, ट्रेनिंग ले लिया, अब सैलरी आ गई मेन, क्योंकि बिना सैलरी के तो भाई जॉब करिए सैलरी के लिए रहे हैं। तो सैलरी के लिए सबसे अच्छी बात है कि अगर आप सीबीआई के अंदर जाते हो तो सीजीएल के अंदर डब्ल्यूओ की पोस्ट हो गई 4800 गजेटेड की। उसके बाद सबसे हाईएंग जो पे पोस्ट है वो है यही पोस्ट है। एक तो 4600 ग्रेड पे इसका हो गया। दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि जो सैलरी है वो सब डिपार्टमेंट के अंदर 12 मंथ की मिलती है, बट इस डिपार्टमेंट के अंदर आपको सैलरी सीबीआई में जाते हैं तो आपको 13 मंथ की सैलरी मिलती है, यानी कि एक सैलरी आपको अलग से मिलती है। मार्च के अंदर वो सैलरी आपके अकाउंट में आ जाती है, बेसिक प्लस ये होता है। तो आपको यूँ समझो कि एक सैलरी तो सबसे एक्स्ट्रा है ही, वो मोटा मोटा हो गया। साथ में एक अच्छी बात है कि आप सीबीआई में जाते हैं, आप केस इन्वेस्टिगेट करते हैं, आपके ऊपर रिस्क भी है। ऐसे देखा जाए तो आपको जो रिस्क अलाउंस मिलता है एसएस से जो मिलता है वो 20% ऑफ बेसिक का मिलता है। तो एक बेसिकली आपकी अलग से बढ़ गई, साथ में भाई 13 मंथ की सैलरी होगी। तो अगर सीजीएल के प्रोस्पेक्टस देखते हैं हम तो ये वन ऑफ द क्या सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है डब्ल्यूओ में ही। वो तो एक लेवल ही 48 हो गया, उसकी टक्कर बिल्कुल देगी, वो समझ सकते हैं आप। तो इस तरीके की आपकी सैलरी होती है, काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। अब सैलरी का कुछ लोग पूछते हैं कि भाई कितनी है, तो देखो सैलरी तो टाइम के, अब मैं मान लो वीडियो बना रहा हूँ 2022-23 के अंदर, अब आप देख रहे हैं 2 साल बाद वीडियो या 1 साल बाद वीडियो, तो ये सैलरी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। हाँ अगर आज के अंदर अगर हम मानते हैं 2022 दिसंबर में आप लगते हो, 2023 जनवरी फरवरी मिड के अंदर तक लगते हो, तो आप यूँ समझ ले कि आपकी सैलरी जो रहेगी वो आप लगभग 82-85 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। इन एंड के आसपास आपको मिल जाएगी। तो इतनी के आसपास आपकी सैलरी होती है। तो इस के बारे में, जॉब के बारे में जितने भी एस्पेक्ट्स थे वो मैंने सभी आपके सामने रखे हैं। चलिए खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।